सबसे पहले पाकिस्तान की आपको बता दें कि पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है। आज रविवार का दिन पाकिस्तान के लिए और प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे देते हैं कि सदन की कार्यवाही के दौरान अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन प्रस्ताव खारिज हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी जानकारी दे दें आपको कि आज इमरान खान एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे और इस वक्त राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक चल रही है। अब तक सदन में नहीं पहुंचे इमरान खान, वोटिंग आज होनी थी, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। तो एक तरफ नंबर गेम में इमरान खान पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति के साथ बैठक कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव इधर खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में स्पीकर को लेकर भी, स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उनके खिलाफ भी नाराजगी देखने को मिल रही थी और ये सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि स्पीकर सरकार के पक्ष में इस तरह से कोई निर्णय दे दे। और देखिए वही हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई है, अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो नंबर गेम में पिछड़ रहे हैं इमरान खान, राष्ट्रपति के साथ बैठक कर रहे हैं, आज फिर देश को संबोधित करेंगे। इधर दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही शुरू तो हुई, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। तो पाकिस्तान की असेंबली में, नेशनल असेंबली की कार्यवाही शुरू हुई, इमरान खान संसद में नहीं पहुंचे। खबर यह भी है कि इमरान खान आज एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। महत्वपूर्ण दिन आज पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, वोटिंग होनी थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इधर खबर यह भी है कि इस वक्त पीएम इमरान खान राष्ट्रपति आरिफ अलवी के साथ बैठक कर रहे हैं। दोनों के बीच गंभीर मंत्रणा हो रही है। इधर आपको जानकारी दे दें कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने नेशनल असेंबली की कार्यवाही शुरू की, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि अविश्वास प्रस्ताव अब खारिज हो चुका है और इसी की संभावनाएं थी। इसी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था। आपको बता दें स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसीलिए लाया गया था क्योंकि विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वो सरकार का फेवर कर सकते हैं। और देखिए वोटिंग नहीं हुई, इमरान खान नहीं पहुंचे संसद में और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। चलिए, हमारे साथ और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। ब्रह्मदीप जी, इसे समझना चाहेंगे आपसे कि वोटिंग होनी थी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि एक तरफ इमरान खान जो है राष्ट्रपति के साथ बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि अब तो अविश्वास प्रस्ताव ही खारिज कर दिया गया और इसी की संभावनाएं जताई जा रही थी। देखिए, पाकिस्तान की सत्ता का हस्तांतरण शांतिप्रिय हो जाना चाहिए क्योंकि इमरान खान के पास अब वो नंबरों के गणित में पीछे रह गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इमरान खान, उनके विदेश मंत्री, इन सब लोगों ने जिस प्रकार से उनके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की है, उसके बाद यदि सरकार अचानक चली जाती है तो देश का जो माहौल है हिंसा भड़क सकती है। और इसको लेकर जो सेना है, सेना बहुत ही सजग है। सेना को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि देश की कानून व्यवस्था का सवाल है और यही कारण है कि फिलहाल इस फैसले को कैसे टाला जाए और इस देश में कैसे शांति और व्यवस्था को कायम रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निर्णय होता तो पक्ष या विपक्ष दोनों ओर से नंबरों का गणित था और विपक्ष पूरी तरीके से हावी होते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में फिलहाल सत्ता संघर्ष रोकने के लिए या देश में कोई घमासान हो जाए, हिंसा भड़क जाए, उसको रोकने के लिए फिलहाल इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना ही श्रेष्ठ निर्णय है। जया जी। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, लेकिन आगे क्या, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि फिलहाल तो देश को देखते हुए कि किसी तरह की स्थिति, अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो जाए, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब आगे क्या? विपक्ष तो चुप बैठने वाला नहीं है। नहीं, देखिए बेशक बिल्कुल सही है, आगे इमरान खान को सत्ता से जाना ही होगा। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से इमरान खान ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों को भड़काने की गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उसके बाद उस देश की कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए फिलहाल सेना और राष्ट्रपति के सहयोग से यह निर्णय फिलहाल पेंडिंग कर दिया गया है और कुछ ही दिनों के बाद
इमरान खान को सत्ता से हटना पड़ेगा, क्योंकि न केवल आंतरिक उन पर दबाव है, राजनीतिक पार्टियों का दबाव है, लेकिन वहीं पर अमेरिका जैसा देश भी नाराज है। तो इमरान खान फिलहाल तो अपनी सत्ता बनाए रखने में कुछ दिनों के लिए सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक वह सत्ता पर रहेंगे इसकी कोई भी संभावना नजर नहीं आती। जया जी। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, एक सवाल और मैं आपसे यहाँ पर ये चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान में विपक्ष लेकर आया है और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी उन्होंने कार्रवाई शुरू की और प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये राइट होता है कि आप अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दें? अरे देखिए, बिल्कुल देखिए, जब आप सत्ता में हैं तो आपके पास राष्ट्रपति होते हैं, आपके पास डिप्टी स्पीकर होते हैं, आपके पास स्पीकर होते हैं। यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान जैसे देशों में संवैधानिक प्रावधानों के इतर जाकर फैसले होते रहे हैं, इसलिए हम किसी डिप्टी स्पीकर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्हें सेना का सहयोग प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर हमको यह समझना पड़ेगा कि विपक्षी पार्टियां जानती है कि स्पीकर के रहते हुए, डिप्टी स्पीकर के रहते हुए या राष्ट्रपति के रहते हुए इमरान खान को सत्ता से बेदखल नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव चाहते हैं। और यदि सत्ता में आ जाते हैं, विपक्षी पार्टी यदि सत्ता में आती तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जो है उन पर भी महाभियोग लगा दिया जाता। और फिलहाल विपक्षी पार्टियां न केवल इमरान खान को हटाना चाहती है, लेकिन स्पीकर, डिप्टी कमिश्नर और राष्ट्रपति को भी हटाना। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, मैं रोकना चाहूंगी सर आपको, लेकिन इस वक्त इमरान खान कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको दे दे कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई है सदन की वो स्थगित कर दी गई है। 25 अप्रैल तक ये कार्रवाई स्थगित हो गई है, ये बड़ी खबर। और संसद भंग करने की सिफारिश इमरान खान की ओर से की गई। इमरान खान को राष्ट्रपति आपको बता दें उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद देखिए देश को संबोधित किया गया। 25 अप्रैल तक संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है, नेशनल असेंबली भंग की जाए, ये इमरान खान की ओर से कहा गया। पाकिस्तान के जो आवाम है उनसे अपील की गई है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। जो भ्रष्टाचारी थे उन पर भी हमला बोला है पाकिस्तानियों ने, जिस तरह से लगातार विपक्षी नेताओं पर आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे थे। लेकिन ये बड़ा अपडेट, नेशनल असेंबली भंग की जाए ये कहा गया है। और भी ज्यादा हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए, इसके साथ ही ब्रह्मदीप अलूने जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल जया, देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट है, लेकिन सवाल ये है कि जो एक कहावत है कि जनाब इमरान खान साहब कब तक खैर मनाएंगे, क्योंकि 25 अप्रैल तक आपने डिप्टी स्पीकर साहब ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है अगली। जाहिर तौर पर ये पूरा जो स्टेप है ये कोशिश है अविश्वास प्रस्ताव से बचने की, उस पर जो वोटिंग होनी थी उससे बचने की। लेकिन जैसी हम वो कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो आप इसको अनंत काल तक हमेशा के लिए इसको टाल नहीं सकते हैं, तो आपको असेंबली में इसको फेस तो करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इमरान जी साहब के लिए उम्मीद की किरण है, मैं ब्रह्मदीप अलूने साहब की तरफ चलूँगा, वो है सेना और ये 25 अप्रैल का वक्त। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपके पास ऐसे हालात होते हैं, मध्य प्रदेश गुजरा है 2019-20 में ऐसे हालात से, और हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरह की परिस्थितियां उस वक्त होती हैं जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है
और सब अपनी अपनी गोटियां बिठाना शुरू कर देते हैं। तो अब जनाब इमरान खान साहब के पास वक्त है 25 अप्रैल का। सेना उनके साथ है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सेना न्यूट्रल रही है इस पूरे एपिसोड में। और यही क्या 25 अप्रैल का ये वक्त कोई मैजिकल टाइम हो सकता है इमरान के लिए अलूना साहब, कि वो अब उनके बचने की भी कोई संभावना दिख सकती है? जी शरद जी, बिल्कुल आपने बहुत दिलचस्प बात कही है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। लेकिन देखिए, किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा होती है कि उस राष्ट्र के भविष्य को, उस राष्ट्र के लोकतंत्र को सुरक्षित रखे। लेकिन जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात कही कि पाकिस्तान एक ऐसा अविश्वसनीय राष्ट्र है जो अपने यहाँ पर लोकतंत्र को महफूज रहने देना ही नहीं चाहता। अब जबकि इमरान खान ने जो अविश्वसनीय, असाधारण या दुर्भाग्यपूर्ण कदम का है, जिस प्रकार से अपने देश के लोगों को भड़काने की कोशिश की है, तो उनकी यह कोशिश जो है उसके कारण सेना भी लगता है बैकफुट पर आ गई है। क्योंकि इस समय यदि इमरान खान सत्ता से हट जाते तो देश की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ सकती थी। और जबकि तालिबान का जो खतरा है, जो अफगानिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसे समय में सेना ने, राष्ट्रपति ने और इमरान खान की सरकार ने, इन्होंने 25 अप्रैल तक इस फिलहाल अपने सत्ता में बने रहना इमरान खान ने सुनिश्चित तो कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद शरद जी, इस बात की पूरी संभावना है कि यह सरकार जो है अब चुनाव की घोषणा कर देगी। और इमरान खान चाहते थे, बिल्कुल वो यही चाहते थे कि कोई भी मध्यावधि चुनाव हो जाए इस देश में, लेकिन जो बचा हुआ कार्यकाल है, कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आए जिससे कि उसको आने वाले समय में चुनाव की तैयारी करने का मौका मिल जाए। इसलिए ऐसा लगता है कि अपने उस षड्यंत्र में, अपनी उस कोशिश में इमरान खान सफल होते हुए दिख रहे हैं। और लगता है कि 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव की घोषणा पुनः हो जाएगी। जी मुझे ये भी समझाइए अलूना साहब कि इमरान खान साहब ने इसके पहले जो देश के नाम अपना संदेश उन्होंने रिकॉर्ड किया, जिसमें जवाब भी दिए, जिसका प्रसारण हुआ, अभी तो बहुत ही मुख्तसर सा उनका एक संदेश हमने देखा। अमेरिका का नाम उन्होंने लिया, विच इज़ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि अमेरिका का जिस तरह उन्होंने नाम लिया कि अमेरिका चाहता है कि इमरान खान पाकिस्तान में न रहें, तो क्या आप इसे अमेरिका की कुछ प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मसला भी देखते हैं कि अगर इमरान खान साहब अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं तो यूक्रेन मामले में तो अमेरिका की प्रतिष्ठा हम देख रहे हैं कि वो दांव पर है ही, क्या पाकिस्तान के मसले पर भी इसका अमेरिका और इमरान खान का ये संबंध जरा आप तफसील से हमें बताएं? जी जी शरद जी, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के मामले में जुमला जो है अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, इसमें से यदि किसी एक को भी आप छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बुरे दिन आ गए हैं। और इमरान खान ने जिस प्रकार से तालिबान की वापसी हुई है और जिस प्रकार से तालिबान की सेना तेजी से सत्ता में हावी हुई, नाटो और अमेरिका को वहां से जाना पड़ा, इस समूचे मामले को लेकर न केवल जो ट्रंप नाराज थे, लेकिन बाइडेन तो इतने नाराज थे कि उन्होंने कभी इमरान खान से बात की ही नहीं। और इमरान खान जो है, इसके साथ ही साथ समय समय पर ये वो कहते भी रहे हैं कि हमारा कोई भी सैन्य अड्डा जो है वो हम अमेरिका को नहीं देंगे। इसके बाद सबसे बड़ा दुस्साहसिक कदम ये था कि आप रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय वहां पर रूस के साथ पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है अमेरिका के सहारे चलती है, पाकिस्तान की जो सैन्य मदद है वो अमेरिका के सहारे चलती है, तो अंततः अमेरिका हावी तो है। बिल्कुल अलूना साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। हमारे साथ पाकिस्तान से भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ने वाली हैं, तैयबा अब्बासी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम आगे बढ़ें और मोहतरमा तैयबा से भी बात करें, उसके पहले सुन लेते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा है अविश्वास प्रस्ताव ये जो गिरा है सदन, जिसको अलाउ नहीं किया गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। जी, में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं
और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो आपने देखा कि ये इमरान खान साहब कह रहे हैं और जिस तरह के मंसूबे उनके नज़र आ रहे हैं कि क्या सवाल यही है कि 25 अप्रैल के पहले पाकिस्तान में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी करीब करीब 1.5 से पौने 2 साल का वक्त है इलेक्शन कराने में, लेकिन क्या उसके पहले इमरान खान साहब ये कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चलिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं सीधे पाकिस्तान से, तैयबा अब्बासी, मैं उनकी तरफ रुख करता हूँ। बहुत इस्तकबाल करता हूँ आपका तैयबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी। जी, अब मुझे ये समझाइए कि क्या आप देख रही हैं हालात इस वक्त जो पाकिस्तान में हैं, क्या इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए, तो क्या पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूं कि यस, इमरान खान की मुबारकबाद इस हद तक बनती है कि शायद वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हालात आए कि जिसमें वो लोग जो पैसे लेके तो दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ चले गए, या इंटरनेशनल जिसको वो साजिश कह रहे थे कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस तरफ हम ना जाएं। उसके लिए ये ज़रूरी था कि ये सिचुएशन हो जाती कि री इलेक्शन हो जाते, वो लोग जो अवाम से जी, आपकी आवाज़ सुनने में हमें कुछ दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है आप ट्रैवल कर रही हैं और इस वक्त वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। वो दोबारा आके असेंबली में बैठते, क्योंकि जो सिचुएशन थी इसमें तो ये था कि ओपोजिशन ने आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ, अभी मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा गाड़ी रोक सकें, अगर कहीं डेस्टिनेशन में पहुंचने की बहुत जल्दी ना हो। जी, I'm so sorry, बस मैं जरा साइड पे गाड़ी लगाती हूँ, मैं फिर आपसे करूँगी। जी। अच्छा, ऐसा है कि यस, मैंने सुबह आपके एक इंडियन चैनल्स पे ही ये प्रेडिक्शन दी थी कि इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वो तरीके अदम को जी, अभी हम आपको फिर सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है और अभी मुझे लगता है हम फिर कोशिश करेंगे। तैयबा हमारे साथ जुड़ें जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं ये सवाल अलूने साहब आपकी तरफ ले चलता हूं जब तक हमारी टीम कोशिश कर रही है कि वो हमारे साथ जुड़ें। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इलेक्शन, ये जुड़ गई हैं तैयबा, मैं एक बार फिर रुख कर दूं उनकी तरफ। जी तैयबा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी 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 जी। अच्छा, इसमें एक ये है कि ये राय हम नॉर्मली तमाम तर यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये 2 चीजें देख रहे थे, बिकॉज इमरान खान एक चीज का बार बार जिक्र कर रहे थे, वो था सरप्राइज। और चूंकि अदम तरीके एतमाद जो थी उसमें वो तो कुछ गुंजाइश थी नहीं कि ओपोजिशन के पास नंबर पूरे हो चुके थे, तो उसमें यही एक सिचुएशन समझ आ रही थी कि वो यही हो सकती है जो अभी हुआ है कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए और री इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो डेफिनेटली अब पाकिस्तान री इलेक्शन की तरफ जाएगा। एनी हाउ, ये मुबारकबाद वाला वर्ड तो नहीं है, बिकॉज ये अनदर अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि हम फिर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस फिर 4 साल 3.5 साल बाद दोबारा से रुक गया है। बट ये है कि इस हद तक मुबारकबाद जरूर बनती है कि दोबारा अवाम में आने के बाद लोग दोबारा से इलेक्शन के बाद वो लोग नशिस्तों पे जाएंगे, ना कि पैसे से खरीदे जाने के बाद या इमरान खान का बयानिया कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। ये दोनों चीजें हमें टू द एक्सटेंट क्लियर होने को मिलेंगी और ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। सो मैं ये समझती हूँ कि यस, ये पाकिस्तान री इलेक्शन की तरफ जाएगा। ये जरूर है कि क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम री इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज ये जरूर है कि हम फाइनेंशियली अदरवाइज जो हम जिस तरीके से हम खत्ते में सूरत हाल फेस कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होगा। बट हम कोशिश करेंगे बीइंग नेशन भी और इस मुश्किल मरहले से तय करें इसको, और जो भी साजिशें चाहे वो इंटरनेशनली हो रही हैं चाहे वो आसपास से हो रही हैं उनको जी जी। चलिए, मैं शुक्रिया करता हूं आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने एक अपनी जो तकरीर आपने हमारे साथ शेयर की है उसमें आपने ये बात कही है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक अपना गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। और लेकिन पाकिस्तान, आप इमरान खान की स्ट्रैटेजी जो है, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के
जो वज़ीर आज़म हैं वो इस लिहाज से कामयाब हुए कि उन्होंने पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव को कामयाब नहीं होने दिया फिलहाल, ये हम कह सकते हैं। चलिए, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। जी, जब तक मैं एक अलूने साहब का रिएक्शन ले लेता हूं। अलूने साहब, मतलब इलेक्शन की तरफ जाना, ये एक कामयाबी हम कह सकते हैं कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव को फिलहाल कामयाब ना होने देते हुए वो बढ़ चले हैं अब इलेक्शन की तरफ, और पाकिस्तान अब इलेक्शन की तरफ जा सकता है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए शरद जी, इमरान खान जो है वो एक क्रिकेट कप्तान के तौर पे हम जानते हैं कि वो कैसे अविश्वसनीय कदम उठाया करते थे और विपक्षियों को धराशायी कर देते थे। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है। और इमरान खान ने हाल फिलहाल चुनाव टलवा कर यह बताने की कोशिश की है कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में उन्होंने लोकतंत्र को धराशायी कर दिया है। और पाकिस्तान में लोकतंत्र का धराशायी होना वास्तव में भारत जैसे राष्ट्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब जब वहां पर लोकतंत्र कमजोर हुआ है, वहां पर आतंकवाद जो है वो उभर कर आया है। तो यह समय जो है यह न केवल पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट राना अली जोहैब साहब जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल करता हूं आपका राना साहब। आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो अविश्वास प्रस्ताव जिसकी बड़ी चर्चा थी और हिंदुस्तान की सबसे ज़रूरी चीज़ जो निगाह थी वो इस पर थी कि क्या पाकिस्तान की सरकार रहती है, जनाब इमरान खान साहब वहाँ बने रहते हैं सत्ता में, या आज उनका आखिरी दिन हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने अलाउ नहीं किया नेशनल असेंबली में, और अगली तारीख असेंबली की जो उन्होंने तय की है वो तय की है 25 अप्रैल। और इसी बीच में ये भी अपडेट है कि इमरान खान साहब जो बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही छोटी सी तकरीर लेकर पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद, उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत अच्छा रहा, मैं मुल्क को यानी पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी चल रही थी वो कामयाब नहीं हुई। और बार बार उनका इशारा अमेरिका की तरफ है और ये कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं हुई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटजी, अपनी रणनीति बहुत साफ कर दी है। तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल पाकिस्तान का, जो बहुत बड़ा मसला था जिसमें जनाब इमरान खान बहुत गहरी मुश्किलात में थे, मुश्किल में अभी भी हैं, लेकिन अब क्या वो इलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं और जनता से मैंडेट लेने की तरफ उनकी तहरीक इंसाफ पार्टी बढ़ सकती है। अलून साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में है कि अगर वो अपनी पार्टी के साथ आवाम के बीच में जाते हैं और इलेक्शन होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई सहानुभूति कार्ड का फायदा मिल सकता है? नहीं, देखिए शरद जी, इमरान खान का जो यह 3.5 साल का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में पाकिस्तान को न केवल आर्थिक तौर पर एक कंगाल और फटियाल राष्ट्र हो गया है, बल्कि वैदेशिक नीति के तौर पर भी इमरान खान फेल हो गए हैं। और जब वैदेशिक नीति के तौर पर आप फेल होते हैं तो सेना कभी भी एक ऐसे पाकिस्तान को पसंद नहीं करती जहां पर उसे विदेशी मदद नहीं मिले। ऐसे में सेना भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान की सत्ता वापस आए, चाहे जनता चाहे जितनी चले जाए। हम सब जानते हैं कि इस बार जो इमरान खान सत्ता में आए थे तो वो जो है वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड कहे गए थे, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ था जहां पर कि चुनावों में जो वोटिंग बूथ होते हैं वहां पर सेना को तैनात कर दिया गया था। तो यदि सेना को तैनात करके वोटिंग बूथ में पूरी की पूरा चुनावी मशीनरी को कब्जे में करके सेना यदि किसी इमरान खान को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो फिर सेना किसी भी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है। ऐसे में सहानुभूति मिले या नहीं मिले, लेकिन इमरान खान सत्ता में आएंगे यह बहुत मुश्किल है। शरद जी, मुश्किल में है उनकी वापसी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इमरान खान वापस लौट सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने अमेरिका पर निशाना साधा है और जिस तरह से उन्होंने ये बात की कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इमरान खान वहाँ कुर्सी पर रहें, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान हटते हैं तो हम सबको माफ़ कर देंगे, इस तरह से उन्होंने एक सहानुभूति का कार्ड खेलने की कोशिश की है। इमरान खान अपनी ही पार्टी में भी अलूने साहब मुश्किलात से घिरे रहे हैं और यहाँ भी कोई बहुत उनका सपोर्ट नहीं रहा है।
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भी जो दोनों एक दूसरे की हालांकि बहुत ही मुखालिफत करने वाली पार्टियां रही हैं, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये भी एकजुट हो गई थी। तो जो अपोजिशन है वो इमरान खान के खिलाफ तो एकजुट होकर, अगर हम देखें इलेक्शन होता भी है तो इमरान खान के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि राह आसान नहीं है और ये सब पार्टियां एकजुट होकर उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार रहेंगी। सर जी देखिए, बहुत दिलचस्प बात है और इतिहास की ओर मैं एक नजर दौड़ाऊंगा। शायद हमारे बंसल टीवी के जो श्रोता उनको सुनना भी अच्छा लगे कि जिस दौर में भारत आजाद हुआ था उसके बाद 1956 से लेकर 61 तक ऐसा दौर आया जबकि पाकिस्तान के 4 प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी बदल गए। तो उस दौर में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि जो पंडित नेहरू है वो तो इतनी जल्दी कपड़े भी नहीं बदलते जितनी जल्दी पाकिस्तान प्रधानमंत्री बदल लेता। तो दरअसल वहां पर सेना जो है वो बहुत ही सतर्क रही है इस बात को लेकर कि कोई भी नेता जो है वो इतना लोकप्रिय नहीं हो जाए कि वो सेना से ज्यादा आगे निकल जाए। यही कारण है कि जब भी कोई सत्ता या सत्तारूढ़ पार्टी वहां पर सत्ता में आती है तो सेना उसका कार्यकाल खत्म होने के पहले, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अव्यवस्था का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था को गिराने का मामला, किसी भी आरोप को लगाकर वो चाहती है कि उस पार्टी को सत्ता से हटा दिया जाए। और दूसरी बात यह भी कि सेना न केवल सतर्क है लेकिन इतना षड्यंत्र करती है कि वो सत्ता से हटाने के लिए बाकायदा जो विपक्षी दल है उनकी सहायता भी लेती है। कभी बेनजीर भुट्टो को हटाने के लिए नवाज शरीफ की सहायता ले ली गई, कभी नवाज शरीफ को हटाने के लिए जरदारी की सहायता ले ली गई, और इस बार इमरान खान को उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री बनवाया और जब प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटवाना था। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, इस समय हमारे साथ राना अली जोहेब साहब जुड़ गए हैं, फोन पर जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। बहुत इस्तकबाल करता हूं राना अली साहब आपका। बहुत शुक्रिया सर जी। मुझे ये बताइए कि ये जो मसला है, जिस तरह से इमरान खान नुमाया हुए और उन्होंने बड़े मुख्तसर सी तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इट वाज ऑल डिजाइन सर, सब कुछ तय था, पटकथा के हिसाब से हुआ, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से? नहीं, देखें फवाद चौधरी साहब, जो कल फेडरल लॉ मिनिस्ट्री जिनको दी गई है, उन्होंने आइन के अंदर जो तरीके पेश की गई है उसका एक सोल्यूशन निकाला है कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं जी, जिसका उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 को आज पढ़ के भी दिखाया और उन्होंने ये कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाने वाली है, की गई है, उसका पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी आइन और कानून के साथ लॉयल होना जरूरी है जी। जबकि ये लेटर ग्रेड वाला एक मामला जो पिछले 5-6 दिन से सामने आया है, उसके बाद ये साबित हो जाता है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद थी ये बैरूनी हाथों में, बैरूनी आलमी साजिश की वजह से पेश की गई है, जिसकी वजह से स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो आईनी और कानूनी तौर पे जो तहरीक अदम एतमाद कानून और आइन पे पूरा नहीं उतरती है और आर्टिकल 5 पे पूरा नहीं उतरती है उसको रद्द कर सकता है जी। जिसके लिए आज उन्होंने अपने वो इख्तियार इस्तेमाल किया। हमारे लॉ मिनिस्टर ने उनको रेफरेंस दिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके तो तहरीक अदम एतमाद जो वो मुस्तरद कर दी जी। अब जो खिताब की आप बात कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट साहब के साथ अभी ये इजलास से पहले वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने उनको ये जो एडवाइस है वो दे दी है कि आप पाकिस्तान की असेंबलीज जो है उनको तोड़ दें ताकि हम री इलेक्शन की तरफ चले जाएं। इससे ये होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो फैसला करें कि कौन सीट पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। इस तरह कोई अगर बैरूनी हाथ इसमें शामिल है तो हम किसी के झंडे पे तो नहीं चलने वाले हैं। हम पाकिस्तान है, हम अपनी आजाद पॉलिसी और आजाद जो हमारे मामला हैं उसको लेके चलेंगे। जी जी। राना साहब, पता नहीं आप उस फिल्म से वाकिफ हैं नहीं है, लेकिन बड़ी चर्चित फिल्म है और पाकिस्तान में भी खूब देखी गई है। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म है दीवार, जिसका एक बड़ा चर्चित डायलॉग था कि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जब रूबरू होते हैं कन्फ्रंटेशन में तो वो कहते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो अगर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट को, उसी सलीम जावेद साहब के डायलॉग को यहाँ रखूं तो क्या इमरान खान साहब ये कहेंगे मेरे पास आर्मी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी देखिए, पहले दिन से जब से ये तहरीक अदम एतमाद चल रही है, मैंने पहले भी गुजारिश आपके इंडिया के ही चैनल्स पे बैठ के ये किया कि अगर आर्मी इसके पीछे होती तो आज ये तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद न होती बल्कि कामयाब होती। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि तहरीक आर्मी जो है वो अपोजिशन के पीछे है या इमरान खान साहब के पीछे है, क्योंकि आपके ही चैनल आज सुबह तक तो यही कह रहे थे कि आर्मी जो है वो इमरान खान के पीछे से हट गई है, तो अचानक से तो ये नहीं हो सकता।
चेंज के लिए आधे घंटे में आर्मी फिर इमरान खान के पीछे आ गई है। हम्म। तो उन्होंने कहा जी इसको मुस्तरद कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस सारे सिनेरियो में, ये पॉलिटिकल सिनेरियो है जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, इसमें मिलिट्री का कोई रोल, अमल दखल या रोल नहीं है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो कुर्सी पर रहें, तो अमेरिका से नाराजगी की ये क्या वजह हो गई सर? ये हम नहीं समझ पाए। रशिया के साथ हमारा जो ताल्लुकात हैं वो बेसिकली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं जो एक दूसरे के सामने है, अमेरिका और रशिया। रशिया और यूक्रेन के जो तनाजात हुए उसमें उसी दौरान इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया, और दौरे करने के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये प्रेशर आया पाकिस्तान पे कि आप इस अटैक का वो मजम्मत करें, लेकिन हमारे वजीर आजम साहब ने इसकी ना मजम्मत की और ना इसके बारे में बात की। उन्होंने ये कहा जी उन दोनों कंट्रीज का अपना मामला है और हम किसी के कहने पे ये नहीं करेंगे, हम आजाद हैं, हम इंडिपेंडेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो जहां तक हमें मालूम है कि अमेरिका को ये चीज कि हम अमेरिका के ब्लॉक से निकल के रशिया के ब्लॉक में दाखिल हो गए हैं, चाइना के साथ मिलके, वो चीज उनको नागवार गुजरी है और वो ये नहीं चाहते थे कि हम हमारा साथ छोड़ के तो ये दूसरी जो सुपर पावर है ये उधर उनके साथ मिल जाए जाके। तो ये जो जितना मामला है, ये जो लेटर गेट वाला मामला है, हमें यही नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल अमेरिका की तरफ से एक साजिश की गई है कि उन्होंने जितने भी हमारे जो ये अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको साथ मिलाया और साथ मिला के तो उन्होंने ये काम किया और जिसको आज मुस्तरद कर दिया गया। जी राणा साहब, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अपडेट जानना बड़ा ज़रूरी है। हम कुछ अपडेट्स इस वक्त ले लेते हैं इस्लामाबाद से। PMLN के जो लीडर हैं एहसान इकबाल साहब का एक ट्वीट आया है। क्या कह रहे हैं वो PMLN नेता एहसान इकबाल क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। उन्होंने ट्वीट किया है, इमरान खान के खिलाफ केस चलेगा। तो इमरान खान साहब की मुश्किलें अभी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेगा, और ये कहना है इस्लामाबाद से PMLN नेता एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं ये बात। और बिलावल भुट्टो साहब क्यों पीछे रहेंगे? जाहिर तौर पर ये मसला ही है कि सियासत की रोटियां जब सेकी जाती हैं तो कोई भला क्यों पीछे रहेगा। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, उनका भी ट्वीट हम देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ चलते हैं हम। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो पाकिस्तान के जो टर्मोइल है उस पर वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लीडरान हैं उनका नुक्ताए नज़र देखिए। संविधान का उल्लंघन हुआ है, इसको देखिए, संविधान का उल्लंघन हुआ है। विपक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये कहना है बिलावल भुट्टो साहब का। और इसके पहले एहसान साहब का जो PML के लीडर हैं, उन्होंने अपनी बात कही। चलिए, तो फिर मैं एक बार राणा साहब की तरफ रुख करता हूं। जी, हमारे साथ बने हुए हैं लगातार विदेश संबंधी मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने साहब। अलूने साहब, आपने राणा साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि रशिया का जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह वो ये है। तो ये गुल तो सर, ये मसला आगे और अधिक कुछ गुल खिलाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए शरद जी, जहां तक अमेरिका का संबंध है तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यहाँ तक कि यदि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं भी हो फिर भी अमेरिका के लिए वो बहुत सुरक्षित नजर आता है, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की सीमा ईरान को छूती है, पाकिस्तान की जो सीमा है वो चीन को छूती है, और पाकिस्तान की सीमा जो है रूस से जो टुकड़े हुए हैं बहुत सारे जो देश है उसके करीब भी है। तो ये जो पूरा का पूरा आप दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व या जो यूरोप का मार्ग खुलता है वहां तक पाकिस्तान बहुत ही सुरक्षित राष्ट्र है। इसलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को खोना नहीं चाहता। और यदि पाकिस्तान उसके हाथ से नहीं जाए, इसके लिए यदि सत्ता से किसी को बेदखल करना भी पड़े, यदि लोकतांत्रिक सरकार को भंग करवाना भी पड़े, ऐसा अमेरिका ने पूर्व में भी किया है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अफगानिस्तान, जब 1979 से 89 तक जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में आई थी, तो उस समय लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर वहां पर जियाउल हक जैसे सैन्य तानाशाह को इतने लंबे समय तक अमेरिकी मदद मिली कि वो लंबे समय तक सत्ता में भी रहे। तो रूस को लेकर जो इमरान खान का स्टेप है, वो स्टेप वास्तव में अमेरिका, जो इमरान खान है, वो इस बात को चूक गए
कि पाकिस्तान की सत्ता में बने रहने के लिए अल्लाह आर्मी के साथ अमेरिका भी जरूरी है, और यदि आप अमेरिका के हितों को नजरअंदाज कर देंगे तो पाकिस्तान की सेना भी आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो सैन्य मदद मिलती है, हथियार मिलती है, वो अमेरिका से ही मिलते हैं। तो यह जो अब इमरान खान सत्ता से जरूर जाएंगे। और रही बात जो अभी जो जिन ट्वीट की आप जिक्र कर रहे थे, तो देखिए पाकिस्तान में न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका सेना और आईएसआई से इतनी बुरी तरीके से प्रभावित रही है कि कई वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। तो वास्तव में जो सेना की आवाज है भाई उस देश की आवाज है। शरद जी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अलोनी साहब। हम फिर एक बार राणा साहब की तरफ रुख करते हैं जो पाकिस्तान से हमारे साथ इस मसले पर है। राणा साहब, पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसको लेकर आपके यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, खुद आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्या इस पूरे मसले पर जिस तरह से अमेरिका की नाराज़गी है और इमरान खान खुले तौर पर ये कह रहे हैं, तो क्या अब हम ये कहें कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने तो खुद को तैयार किया है, लेकिन तमाम वहाँ का जो अपोजिशन है और जो दूसरे सियासतदां हैं, क्या वो भी अमेरिका को नाराज करने के लिए अब तैयार हैं? और इसको विदेश नीति कैसे देखते हैं आप, फॉरेन पॉलिसी कैसे देखते हैं पाकिस्तान की? जी चलिए, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं कि बात करने के लिए फोन पर उनको, क्योंकि मेरी आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच रही। मैं कोशिश कर रहा हूं कि राणा साहब मेरी आवाज सुन पाए। जी, तो ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है। जुड़ गए हैं राणा साहब हमारे साथ। राणा साहब, मुझे ये बताइए, ये समझाने की कोशिश हमें करिए कि जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, उस फॉरेन पॉलिसी को लेकर आपके एक्सपर्ट्स का क्या नजरिया है? जी देखें, हमारा जो पिछला जितने भी अदवार गुजरे हैं, अदवार में चाहे वो सियासी हैं जी, उनमें फॉरेन पॉलिसी की बदकिस्मती से हमारी इंडिपेंडेंट नहीं रही जी। हमारे पाकिस्तान की आजाद फॉरेन पॉलिसी से मुराद है कि हम जब भी फॉरेन पॉलिसी पे हमारी उसको फॉर्म करते थे तो हम कहीं ना कहीं पे अमेरिका के जो मुफादात थे उनको उसमें ऐड करते थे जी। ये पहला तनूर ऐसा आया है इमरान खान साहब का कि जिसमें उन्होंने ये आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की है, और हम ये समझते हैं कि यही वजह है कि ये तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ आई है। देखिए, आजाद फॉरेन पॉलिसी जिसमें उन्होंने आपकी भारत की फॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र किया था, तारीफ की थी कि देखिए इंडिया जो है वो है तो अमेरिका का इत्तेहादी, लेकिन वो अपने लोगों के लिए रशिया से परचेज कर रहा है। तो ये एक आजाद वो फॉरेन पॉलिसी है ना कि आपको अमेरिका जो है वो इस तरीके से प्रेशराइज नहीं करता कि आप रशिया के साथ जुड़ रहे हैं या उनके साथ आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। ये बहुत गवर्नमेंट ऐसी आई है कि उन्होंने कोशिश की है कि हम पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाए, और उसका ये रिजल्ट था कि पीएम इमरान खान ने रशिया का दौरा किया और रशिया के साथ ताल्लुकात, वो ममालिक जिनके साथ ताल्लुकात हमारे पहले अदवार में ठीक नहीं थे, हम ये चाह रहे हैं कि उन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। दूसरी जो मेन चीज है वो ये हमारे इस पॉलिसी में ऐड हो रही है कि हम किसी के जंग में किसी का शरीक नहीं बनेंगे। किसी एक मुल्क की जंग की हालत में या वॉर में हम उसकी किसी भी की भी हमायत नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो, बहुत ही करीबी क्यों ना हो। तो इसलिए अमन, अगर कोई मुल्क हमें ये चाहता है कि आप सॉलिसी का किरदार अदा करें, जिसमें अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि वहां से अमेरिका का अखराज जो होगा वो पाकिस्तान के बिना नहीं हो सका। तो ये जो एक मामला है, ये चेंजिंग जो है वो इंडिपेंडेंट हम अगर पॉलिसी को लेकर होना चाह रहे थे, तो ये जाहिर सी बात है जो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं दुनिया के कि हम हैं, हमारे बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता है या हमारे पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये चीज जो भी हुई उनको बहुत ज्यादा खटकी भी, जिसके बिना पर उन्होंने ये सारा जो गेम है वो रचाई अपोजिशन को साथ मिला के। अब गेम उन्होंने अपोजिशन को इसलिए साथ मिलाया क्योंकि अपोजिशन में जितने हमारे लोग हैं इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज, बहुत सा पैसा अमेरिका में पड़ा हुआ है, इनके बैंक अकाउंट में खुले हुए। अगर ये उनकी बात नहीं मानते तो डेफिनेटली उनका पैसा जो है वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता, वो जब्त हो जाता या कुछ भी उनके साथ किया जाता, जैसे रशिया के अकाउंट जो रशियन लोगों के अमेरिका में है तो वो इसको लेके चल रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। तो शायद पाकिस्तान को भी इस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है या हो सकता है, चूंकि जो ये तहरीक अदम एतमाद उस तरफ खुद किया, तो पीएम अभी इमरान खान साहब मौजूद हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हम असम्बलीज को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान री इलेक्शन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वो पॉलिसी जो है इमरान खान साहब ने बनाई थी, मुझे ये लगता है कि अब इलेक्शन भी इफेक्ट करेगी। जी, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद शुक्रिया कहूँगा आपको। ये समझाइए मुझे कि जिस तरह से हमने देखा है कि
यूक्रेन मसले को लेकर ख़ास तौर पर कि छोटे मुल्क जब तकलीफ़ में आते हैं तो मदद की बातें तो होती हैं लेकिन खड़ा कोई तरीके से और सलीके से नहीं होता है और वो मुल्क बहुत परेशानी का सामना करता है। श्रीलंका को हम देख रहे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आपका भी पड़ोसी मुल्क है हमारे इस रीजन का। सार्क का जब गठन हुआ और जिस समय जो कल्पना यही थी कि हमारा यूरोपियन यूनियन की तरह हमारा भी एक यूनियन खड़ा हो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें चारे की तरह खासतौर से छोटे मुल्कों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, हिंदुस्तान तो एक बड़ा मुल्क है। इससे आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान के लिए सबक क्या है कि आप अपनी एक एंटिटी इस तरह से बनाएं कि आप या तो श्रीलंका की तरह मुश्किल हालातों में ना फंसें और हिंदुस्तान जैसे जो आपके एक जो कभी माजी भी आप पीछे चलें तो एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है दोनों मुल्कों का, हम एक ही रहे हैं। वो एक अलग बात है कि कहाँ क्या हुआ उसको छोड़िए, लेकिन सवाल यह है कि आपकी सबसे बेहतरी इसी में है कि हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे रहें और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान से उसके रिश्ते बेहतर रहें। तो आप इसके लेसन क्या देखते हैं? अच्छा, जी ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और ये मैं पिछले 2 हफ्तों से इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया। इस पे मैं आपको दाद देता हूँ। देखें, इंडिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं उस पे आपको भी ये मालूम है और हमें भी ये मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस करंट ईयर में भी कम से कम 2 से 3 दफा ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम भारत के साथ अमन वाले और बेहतरीन रिश्ते जो हैं वो चाहते हैं, ताल्लुकात चाहते हैं जी। और उसकी हालिया मिसाल ये है कि जैसे हमारे कल चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ये कहा पाकिस्तान सिक्योरिटी डायलॉग में पिछले 1 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई सीज फायर की खिलाफवर्जी नहीं हुई है दोनों तरफ से, और हम ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह से आगे होना चाहिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जी है, तो ये चीजें जो हालात हैं वो नॉर्मल होने चाहिए दोनों मुल्कों में, और ये तभी हो सकते हैं कि जब दोनों तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो आए। अब देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ बात करने को तैयार हैं, वो हमारे पास हमसे बात करें, हम अमन के लिए बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके जवाब में जब वो ये बात करते हैं तो उनके जवाब में इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है कि हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद है, ये मैं एक एज अ पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहा, आप भी देख सकते हैं कि कब पिछले 3 सालों में, मुझे ये याद है, आपको भी ये पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओथ लिया था एज अ पीएम, तो अपनी उस एड्रेस में उन्होंने सबसे पहली बात ही इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस की थी, और ये उन्हीं का एक लगाया हुआ पौधा कि आज करतारपुर कॉरिडोर ओपन है पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो हम तो 1 कदम बढ़ा रहे हैं, 2 कदम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इसमें कोई हेल्प करें कि आप अपनी गवर्नमेंट से ये कहें कि भाई अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अमन की तरफ चलते हैं तो आप क्यों नहीं चलते हैं, बैठें बात करें, सारे मामला होने चाहिए। राणा साहब, इसमें मैं यही पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को लेकर सबसे ज्यादा है। जी आप इसका तो इत्मीनान हम आपको दिलाते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, और जिस तरह से वो इस समय दुनिया के एक अहम लीडर में शामिल हैं, आप भी वो रिपोर्ट्स देखते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय जो लीडर्स हैं उनमें वो शामिल हैं, और जाहिर तौर पर भारत की विदेश नीति आप देखते होंगे तो उस विदेश नीति में भी आप एक बराबर एक स्टैटिक एलिमेंट आप देखते होंगे कि हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भरोसा तो हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको दिला सकते हैं कि हिंदुस्तान की सोच जो है वो अमन की सोच है, हिंदुस्तान की सोच खुलूस की सोच है, हिंदुस्तान की सोच जज्बात की सोच है, और अपने जो उसके साथी हैं, जैसे अभी नेपाल के लीडर ओली साहब आए और बड़े अच्छे खुलूस और मोहब्बत भरे वातावरण में उनसे बातचीत हुई है। आपके यहाँ ये हलचल ज़रा ख़त्म हो तो मुझे लगता है कि कुछ सुगबुगाहट शुरू होगी और ये दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए होगी। लेकिन जो बशीर बद्र साहब जो इस समय इत्तेफाक से भोपाल में ही बीते 30 सालों से हैं, उनका एक बड़ा मौजूद शेर मुझे याद आता है, आप भी इत्तेफाक करेंगे ही, कि दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो इन नफरतों को दरकिनार किया जाए और दिल से किया जाए, और जो भी चीजें हैं वो आप मैंने अभी यही गुजारिश आपसे की है कि देखिए, हम भी यही चाहते हैं, कोई भी वॉर होगी तो दोनों तरफ नुकसान होगा, नुकसान में इंसानी जाने जो है वो जाया होंगी,
तो जी। इससे बेहतर है कि इस तरह के जो मामला हैं, जो सख्त जंग चाहे वो किसी भी किस्म की हो, वो चाहे एलओसी पे हो, वो डिजिटल उस पे प्लेटफॉर्म्स पे हो, या एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे के हो, तो वो डेफिनेटली एक नफरत को परवान चढ़ाती है। तो हमें इस चीज को रोकना होगा, और हमें अपना भी एक मीडिया पर्सन, एक मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते भी हमें इसमें अपना किरदार भी अदा करना होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कितना हमारा रोल है इस अमन को कायम करने के लिए और इस अमन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और इसमें ये बात तो बिल्कुल है कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति बहुत साफ तौर पर रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जो चीज़ें बीच में कुछ मुश्किलात पैदा करती हैं, जिसमें टेरर आउटफिट जो हैं जिनके अपने वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं, उनका किसी मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है, उनकी अपनी दुकानें हम हैं। तो ये समझते हैं जी, हमारा मौकफ ये है, पाकिस्तान का मौकफ ये है, और बेइंग पाकिस्तानी मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ कि हम टेररिस्ट एक्टिविटी वो किसी भी किस्म की है वो काबिल मजम्मत है, और हम ये समझते हैं कि उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अगर एक दबा लगाया जाता पाकिस्तान के ऊपर, अगर इंडिया में कोई किसी किस्म की कार्रवाई होती है तो फौरन से कह दिया जाता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, या आईएसआई ने करवाया, या तालिबान ने करवाया, देखिए जिसने भी करवाया। हम पाकिस्तान में कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो हम फौरी तौर पर ये कह देते हैं कि ये फलां एजेंसी की फलां इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है, और अगर हम दोनों ही मुल्क मिलकर इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये हालात पहले से क्या बल्कि बहुत बेहतर हो जाएंगे और बड़े अच्छे होंगे। बिल्कुल, ये आप बड़ी उम्मीद की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मदद ज़रूर लगेगी, क्योंकि आपके यहाँ जो कुछ चीज़ें रही हैं जो मुश्किल पैदा करती रही हैं, और वो दोनों तरफ से कई बार आरोप लगते हैं, लेकिन आप बेहतर समझते हैं राणा साहब कि अगर आप खेत में ज़मीन में बंदूकें बोएंगे तो नफ़रत ही पैदा होगी। आपको मोहब्बत की खेती करनी है, हमें भी मोहब्बत की खेती करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ आउटफिट और उनके जो सरगना आपके यहाँ हैं, बिना झिझके बिना हिचक के खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अब तक हमने देखा है कि आप अमेरिका के साथ गए, क्या कुछ मिला ये पाकिस्तान बेहतर जानता है। अब आप रूस की तरफ जा रहे हैं, चीन की तरफ जा रहे हैं, कितना मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप बहुत जानकार और बहुत वेल इनलाइटेंड एक पर्सनैलिटी हैं कि बड़े मुल्कों के पास अब जब जाते हैं आप अपने पड़ोसी बड़े मुल्क को छोड़कर, तो उनके वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं नहीं होते हैं ये वक्त की बात है, लेकिन कितना क्या कुछ मिलेगा। तो कुछ बड़े फैसले पाकिस्तान को ज़रूर करने चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि वो नज़र आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि एक खुली जहनियत से आपने बात की है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका, बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आगे भी हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे इस मसले पर। बहुत शुक्रिया। तो ये राणा साहब थे, राणा अली साहब, जो चलिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि क्या बड़ी खबर है इस वक्त की पाकिस्तान के मसले पर। इस्लामाबाद बुलावल भुट्टो का ट्वीट आप देख लीजिए पहले। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो गई है, बड़ी खबर है इस वक्त की। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो गई है, राष्ट्रपति ने भंग की है नेशनल असेंबली। तो जो बात हम कह रहे थे कि पाकिस्तान बढ़ रहा है इलेक्शन की तरफ, वो बात जो जनाब इमरान खान कहते नजर आए थे कुछ देर पहले, वो उस बात पर मुहर लग गई है। पाकिस्तान में 90 दिन के भीतर इलेक्शन होंगे। तो कामयाब हो गए हैं जनाब इमरान खान साहब अपनी कुर्सी बचाने में, और फिर एक बार जनता की अदालत में जाने में। कम से कम अब उनके पास कहने के लिए ये चीज तो होगी। एक क्विक रिएक्शन इस पर जरूर लूंगा मैं। हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने सर हैं। सर बताइए अलूने साहब। हाँ देखिए शरद जी, मैंने कहा कि क्षमा चाहूंगा, इमरान खान जो है जी, इमरान खान एक अच्छे कैप्टन रहे, क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने अविश्वसनीय कदम उठाया अपने देश में अराजकता फैलाने का। और इस कदम से न केवल उन्होंने ये जो कोशिश की थी लोगों को भड़काने की, इससे न केवल उनके देश का माहौल प्रभावित हुआ, लेकिन अंततः सेना भी बैकफुट पर आ गई। और इसी कारण देश का माहौल ठीक रहे, इसीलिए अंततः यह जो चुनाव है ये 90 दिनों में होने की घोषणा हुई है। और यह इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंततः पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां पर कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। इमरान खान ने यह साबित भी कर दिया। लेकिन
यह जो इमरान खान की घोषणा हुई है, इसके बाद के कदम बड़े दिलचस्प होंगे। दिलचस्प इसलिए भी होंगे क्योंकि अंततः जो सेना है वो एक बार फिर हावी होगी। सेना लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब रही है कि उनके बिना हस्तक्षेप के इस देश का जो शासन है वो महफूज नहीं है, और यदि चुनाव होते हैं तो इस बार इमरान खान को सेना का समर्थन मिले, इसके कोई भी। जी, मुझे लगता है उनसे कनेक्शन तो आपको, चलिए जल्दी जल्दी अपडेट दे देते हैं कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग कर दी गई है और जनाब इमरान खान साहब देश को, पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले गए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 90 दिन में राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग करते हुए 90 दिन के भीतर बात की है चुनाव के लिए। और इसके पहले का डेवलपमेंट था कि डिप्टी स्पीकर ने, जो नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को अलाउ नहीं किया। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब अपनी मुख्तसर तकरीर लेकर नुमाया होते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर और ये कहते हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान की आवाम को, और ये भी उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यानी उन्होंने ये तो अपनी क्रिकेट की एक चतुर रणनीति को वो आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए कि उन्होंने ऐसा टॉस किया कि उस टॉस में उलझ गया विपक्ष, और जो आज सोच रहा था कि आज अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि इट इज़ ऑल सेट, ये पूरी तरह तय था कि इमरान खान अपनी आबरू नहीं बचा पाएंगे इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, क्योंकि उनके पास वो मैजिकल नंबर्स नहीं थे उनके पास। अलूना साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी जी। देखिए, एक बार फिर पाकिस्तान में यह स्पष्ट हो गया है कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती। सेना ऐसा चाहती है और सेना ऐसा करने में सक्षम भी रही है, और सेना ने साबित भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान के तौर पर एक ऐसी पार्टी उभरी थी, एक ऐसा नेता उभरे थे जिनसे ये अपेक्षा थी कि वे लंबे समय तक भ्रष्टाचार के आरोपों से इतर पाकिस्तान में लंबे समय तक शासन में रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी इमरान खान का जो 3.5 साल का कार्यकाल था, वो वैदेशिक तौर पर, आंतरिक तौर पर, अफगानिस्तान की नीति हो, यूक्रेन को लेकर नीति हो, अमेरिका को लेकर नीति हो, तो कुल मिलाकर इमरान खान बहुत ही नाकाम रहे हैं। और सेना जो है वो चाहती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के राजनीतिक दल नाकाम होते रहे, कमजोर होते रहे, और उसके बाद जिस प्रकार से इमरान खान के खिलाफ फजलुर रहमान हो, धर्मगुरु हो, बहुत सारे, आप जो पीपुल्स पार्टी हो वो हो, या नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग हो, सभी ने एक होकर प्रदर्शन किया है। उससे यह बहुत स्पष्ट है कि वो राजनीतिक पार्टियां भी कमजोर हो गई है। तो यदि किसी देश में कोई राजनीतिक पार्टी इतना विश्वासी नहीं हो जो कि पूरे विश्वास के साथ सत्ता में आ जाए, क्योंकि जो इमरान खान की पार्टी वो भी बहुत ही सहयोगी दल को लेकर आगे बढ़ रही थी, तो कुल मिलाकर चुनाव तो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन जिस भी राजनीतिक दल की सत्ता होगी वह सत्ता जो है वो सेना से प्रभावित होगी, क्योंकि किसी को भी पूरा बहुमत मिलता हुआ दिखता नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र ही मजबूत हो, लोकतंत्र ही कमजोर होगा और सेना ही मजबूत होगी। शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी में वो जवाब अलूने साहब की इस टिप्पणी में छिपा है कि जिसको हमारे यहाँ कहा गया है कि को नृप होए हमें कहानी, तो वही स्थिति है कि पाकिस्तान में चाहे शहबाज शरीफ साहब लौटें, जो नवाज शरीफ के भाई हैं और बाहर से इंतज़ार कर रहे हैं, विदेश में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जनाब इमरान साहब वहाँ से विदा हों और वो पाकिस्तान की सियासत में अपनी एंट्री लें। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर, इंक्लूडिंग ब्रह्मदीप अलूने जी, विदेश मामलों के जानकार, और जो और भी डिप्लोमेट्स रहे हैं सेवानिवृत्त और पाकिस्तान के मामलों को करीब से देखने वाले, ख़ुद पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट और एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ पार्टी हटती भी है और इस इलेक्शन में ये जो 90 दिन के भीतर कराने की बात है, विपक्ष का कोई गठबंधन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब का कोई एलाइज उभर कर सामने आता है वहाँ, तो पहला तो यही क्वेश्चन है कि वो कितने दिन चलेगी सरकार जो नई बनेगी, और अगर इमरान खान भी लौटते हैं तब भी हमारे लिए वही स्थिति है, और अगर सरकार बदलती है, शहबाज और तमाम कोई दूसरी पार्टी आती है, उसका कोई दूसरा हुक्मरान वहाँ काबिज होता है कुर्सी पर, तब भी भारत के लिए हालात कोई बदलने वाले नहीं है। तो हमारी दिलचस्पी इसी में है कि वहाँ ये स्थितियाँ ना बने कि जिसका फ़ायदा पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट उठाते हैं, कि वहाँ जब भी अनिश्चितता की स्थिति बनती है तो उसका फ़ायदा या तो सेना उठाती है या ISI उठाती है, और फिर उसका खामियाजा सीमा पार भारत के ख़िलाफ़
कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी किया जाता है। बहुत बहुत कम शब्दों में आपकी कंक्लूडिंग टिप्पणी अनुलन साहब इसी मसले पर। जी जी देखिए, भारत नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो बहुत स्पष्ट संदेश था दक्षिण के सभी देशों को बुलाकर कि हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। और लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान बुरहान वानी को लेकर बातें करता है, तो कश्मीर दिवस मनाता है। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की नीतियां हैं वो भारत के विरोध में रही है नीतियां, और इमरान खान उन नीतियों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब तक सच्चा लोकतंत्र या स्वच्छ लोकतंत्र पाकिस्तान में नहीं होगा और पूरी मेजोरिटी के साथ जब तक कोई सत्ता वहां पर नहीं आएगी, तब तक ऐसा लगता नहीं कि भारत से इस देश के संबंध सुधरेंगे, और इसकी संभावना अभी फिलहाल भी नजर में नजर आती है। शरद जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से भारत अपनी विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ा है, और ख़ास तौर से हम बेहिचक इसकी तारीफ़ करेंगे, अलूने साहब इसके और काबिल जानकार हैं कि रूस और यूक्रेन के मसले पर जिस तरह हिंदुस्तान ने बहुत ताकत के साथ अपने स्टैंड को पूरी दुनिया को बताया है। अमेरिका को भी ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत रास आया है, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता कि भारत का ये स्टैंड जो है ये कहीं बहुत ही ऐसा है कि जो चुभने वाला है। तो ये बताता है कि हिंदुस्तान किस तरह का मुल्क है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके चलने वाला देश है, न झुकेगा न दबेगा, और पूरी ताकत से अमन के, शांति के पक्ष में खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया करता हूं ब्रह्मदीप अलूने साहब, और इसी के साथ मैं जया की तरफ चलूँगा, जिनके पास कुछ खबरें भी हो सकती हैं इस मसले से जुड़ी। और इसी के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इस मसले पर जो कुछ भी हमारे पास चर्चा के लिए रहा है अब तक, वो सब हमने आपसे रूबरू किया। जी जया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शरद जी। जो पाकिस्तान में एक तरह से रविवार का दिन क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण था पाकिस्तान की सियासत के लिए आज का दिन, और जो सियासी ड्रामा था उसमें अंत में यही देखने को मिला है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई, खारिज हो गया। और उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि संसद भंग करने की जो सिफारिश इमरान खान ने की थी उसे आधे घंटे के अंदर राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया, और संसद भंग हो गई है। अब 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में चुनाव होंगे।